अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर की जेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखकर एक बात तो रोजे रोशन की तरह आया हो गई है कि मुल्क में हाइब्रिड प्लस सिस्टम राइज होने जा रहा है। और इस हाइब्रिड प्लस निजाम में शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान होंगे, लेकिन वजारत उज़्मा की ताकत किसी और के पास होगी। यानी मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही है, बावजूद इसके कि उनके पास इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा नशस्तें हैं। कोलिशन पार्टनर्स ने यह कह दिया है कि हम वफाकी वजारतें नहीं लेना चाहते, यानी जो लार्जेस्ट कोलिशन गवर्नमेंट जिसके पास लार्जेस्ट सीट्स है इस कोलिशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो फेडरल कैबिनेट में नहीं होगी। बावजूद इसके इस हुकूमत का जो पहला ही फैसला सामने आया है पोर्टफोलियो से मुतालिक, उसने इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़े सवालात छोड़ दिए हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब कौन है? ये किसके मुंतखब करदा यानी किसके चुनिंदा वजीर खजाना है? इससे पहले किसको ऑफर हुई कि आप वजारत खजाना ले लें? अब इसहाक डार साहब बीमारी का बहाना क्यों बना रहे हैं? और इसहाक डार अब किस लिए तगोदौ कर रहे हैं और क्या इंतजाम किया जा रहा है? ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही एक मुलाकात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है, वो मुलाकात किसके घर पर हुई और उस मुलाकात में क्या मामला तय हुए, इसका इशारा भी आज के इस व्लॉग में करेंगे। और मैथमेटिशियंस भी सर पकड़कर बैठ गए हैं कि रियाजी में कुछ नए फॉर्ड्स इजाद हो गए हैं, और ये नए फॉर्ड्स किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले ने इजाद किए हैं। अब पता चल रहा है कि सिफर को लिखने के और भी कई तरीके हैं। इससे यह पता चल रहा है कि 1 और 9 के फर्क को कैसे मिटाया जा सकता है। पता चल रहा है कि फ्लूइड कहां इस्तेमाल होता है और किस अंदाज से मामलात को टेम्पर किया जा सकता है। ये तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों पर डाका डालकर हासिल होने वाली मखसूस नशस्तें मिलाकर 123 की तादाद हो गई है। यानी कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशस्तों की तादाद 123 हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह नारा बुलंद किया कि हम वफाकी काबीना में नहीं होंगे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिया कि आप फेडरल कैबिनेट खुद चुन सकते हैं। बावजूद इसके इस फेडरल कैबिनेट के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियोज का फैसला नहीं हुआ, सिर्फ एक पोर्टफोलियो का फैसला हुआ है, और वो फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट का मरहून मिन्नत है। यानी अगर कहा जाए कि जनरल हेडक्वार्टर से इस नाम की मंजूरी हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त इस हुकूमत के पास सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का चैलेंज है। यानी शहबाज शरीफ साहब जो अपनी माशी परफॉर्मेंस की बेस पर ये कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, उनके पास एक ही नैरेटिव है, और ये हुकूमत मुल्क की माशी समत को दुरुस्त करेगी बकौल उनके। वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम के अंदर कोई एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि वो जमात जिसके पास 123 नशस्तें हैं, वो जमात जो विफाकी काबीना के अंदर कुली इख्तियार रखती है कि जिसको मर्जी लगा दे, वो भी अपना कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं रखती। अगर रखती है, यानी इसहाक डार की सूरत में अगर उनके पास है भी, तो उनके पास इसहाक डार को वजीर खजाना लगाने का इख्तियार नहीं है। यानी पहला ही पोर्टफोलियो इतनी बेइख्तियारी के अंदर किसी और तरफ से नामजद हुआ है, और वो नाम है मोहम्मद औरंगजेब साहब का। मैं जरा मोहम्मद औरंगजेब साहब का बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव आपको बता दूं। मोहम्मद औरंगजेब साहब के बारे में ये बात तो यकीनन अब सामने आ गई कि वो प्रेसिडेंट है और सीईओ है हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान के। और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है अगर उसकी बात की जाए तो इनके जो वालिद साहब हैं वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, यानी चौधरी मोहम्मद फारूक साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, इनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो सिर्फ एचबीएल पाकिस्तान के ये करंट प्रेसिडेंट और सीईओ ही नहीं है, बल्कि जेपी मॉर्गन ग्लोबल बैंक के भी में भी ये काम करते रहे हैं। वहां पर भी बड़े अहम ओहदे पर तैनात रहे। ग्लोबल बैंक है, एशिया के अंदर एक बड़ा नाम है। जेपी मॉर्गन का एक्सपीरियंस भी इनके पास है, ये बैंकिंग सेक्टर के एक्सपीरियंस से आए हैं। सवाल तो बहुत सारे होंगे कि बैंकिंग सेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट में काम करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रे है, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की माशी समत को कैसे दुरुस्त करेंगे? क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। जरा इससे कता नजर
इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, ये एक अटॉर्नी जनरल, साबिका अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद फारूक के साहबजादे हैं। और खलीलुर रहमान रमदे का नाम तो आपने सुना होगा, जी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिका जज, उनके भतीजे और दामाद भी हैं। यानी एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है इनका, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और फिर जिन दो शख्सियात के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि औरंगजेब साहब का इंतखाब, और जाहिर है जब किसी बंदे को चुना जाता है उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, उसकी पूरी क्लियरेंस होती है, और क्लियरेंस के बाद कोई नाम सामने आता है, यानी ये एक काबिल एतमाद नाम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद फारूक, ये मोहम्मद औरंगजेब साहब से पहले एक नाम जो सुल्तान अलाना का है, और सुल्तान अलाना भी एचबीएल से ताल्लुक रखते हैं, एचबीएल के चेयरमैन हैं, उनका नाम वजारत खजाना के हवाले से सामने आया। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक, सुल्तान अलाना साहब ने वजीर खजाना या मुशीर खजाना बनने से इनकार कर दिया, और फिर उन्हीं के नीचे काम करने वाले प्रेसिडेंट और सीईओ मोहम्मद औरंगजेब साहब को पिक कर लिया गया। सुल्तान अलाना साहब वही है जिनके जहन की इख्तरा बताई जाती है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का एक इनिशिएटिव था। वैसे मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे ज्यादातर इनिशिएटिव्स पहले तो खारजा महाज पर और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे डिसीजंस आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट के हुआ करते थे। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ज्यादातर डिसीजंस पाक फौज के हो रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स इनके जहन की इख्तरा था, जो रियासत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो रियासत के जेर इंतजाम चलने वाला एक बैंक है, इदारा है, उसकी कोलैबोरेशन से हुकूमत पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था, और उसमें जो प्राइवेट बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, उनको भी शामिल किया गया था। और एचबीएल के सुल्तान अलाना साहब जो है, बेसिकली ये इनका ब्रेन चाइल्ड बताया जाता है। अब उन्होंने इनकार किया, तो उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब साहब को चुन लिया गया। इसहाक डार साहब से मुतालिक की खबर सामने आ रही है कि इसहाक डार साहब बीमार पड़ गए, और कहा यह जा रहा है क्योंकि उनकी जहनी, आई मीन जहनी नहीं, जिस्मानी भी हालत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ बीमार पड़ने की रिवायत तो आपको पता है कि पुरानी है। नवाज शरीफ साहब बीमार है इसलिए वजीर आजम नहीं बन सकते, इसहाक डार साहब बीमार है, सेहत के मसाइल है इसलिए वजीर खजाना नहीं बन सकते, तो अंगूर खट्टे हैं। अब इसहाक डार साहब को वजीर खजाना ना लगाने का जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया है, और अल्टीमेटली उनको अब वजीर खारजा बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही है, सिफारिशात मुरतब की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि इस हुकूमत में जितने भी फैसले होंगे, उन फैसलों की अप्रूवल, या यूं कहिए कि लिखा हुआ फैसला आएगा, और शहबाज शरीफ साहब उस फैसले को सिर्फ इंप्लीमेंट कराएंगे, यानी एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी या अथॉरिटी होगी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या इस निजाम को अगर हाइब्रिड प्लस कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। एक ही चैलेंज है इकोनॉमी का, एसआईएफसी एस्टैब्लिशमेंट का, जनरल आसिम मुनीर साहब का लिया हुआ इनिशिएटिव है, और इस सारे मामले को अब खुद, और 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एलामिया सामने आया बड़ा सख्त है, और तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक भी बहुत सारी चीजें उसमें की गई है। इसका मतलब यह है कि अब एस्टैब्लिशमेंट खुद मैदान में आके मामलात को दुरुस्त करना चाहती है, अपने फैसलों को जस्टिफाई करना चाहती है, और इसके लिए भरपूर अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहती है। अगली बात मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि वो आईनी ओहदों पर विराजमान हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के माबैन ठनी, और वो इस मामले के ऊपर ठनी कि एस्टैब्लिशमेंट अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबैना तौर पर जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट लगाना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। जरा यह दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और तहरीक इंसाफ के असद कैसर के माबैन एक सहाफी के घर पर मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने असद कैसर को या तहरीक इंसाफ को ऑफर की कि 2 साल बाद हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, और उसमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर इस हुकूमत को फारिग कर देगी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी है उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये बात बिलावल भुट्टो साहब पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूसुफ रजा गिलानी बतौर चेयरमैन सेनेट सपोर्ट करना होगा। खैर, ये जरा से ये खबरें इस तरह की फ्लोट हो रही है, तो पीपल्स पार्टी अपना होमवर्क किए बैठी है। दूसरी तरफ ये हुकूमत है कि पीछे जा रही है, और मैं ख्याल हूं किसी और का मुझे चाहता कोई और है कि मानिंद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन वजारत उज़्मा की पावर किसी और के पास है। ये कंपनी कितनी देर तक चलेगी? दावा तो किया जा रहा है कि यही कंपनी चलेगी, कंपनी तो यही चलेगी, ये कहा जा रहा है, लेकिन इस हवाले से जो बहुत सारे सियासी पंडित हैं और वाकिफाने हाल हैं, वो बताते हैं कि मामला ज्यादा देर चलने का नहीं है, क्योंकि रमजान के बाद मौलाना फजल रहमान ने तबले जंग बजाने का इंदिया दे दिया है कि सड़क गर्म होगी, एहतजाज होगा, धरना होगा, धड़न तख्ता होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान साहब ने भी जो आज बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल दी है, उसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को बरबला कह दिया है
कि हम तो टलने के नहीं है, हम बाय एनी मीन्स हर तरीके से एहतजाज करेंगे। जिस तरह आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता रोज कहा था कि बाय एनी मीन्स इस गवर्नमेंट को अपना वक्त पूरा करना है, तो इमरान खान साहब ने जवाबन कह दिया कि बाय एनी मीन्स हमने एहतजाज करना है, हम टलने के नहीं है। तो अब घुमसान का रन पड़ने वाला है। अ, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45, 46, 47 मतलब ये जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए गए, इसमें मैथमेटिशियंस भी सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि हुजूर आपने किया क्या है? यानी जिस अंदाज में वारदात डाली गई है, इतनी भोली हरकत है, कार्बन कॉपीज भी होती है, उन कार्बन कॉपीज का क्या बनेगा, उसके नीचे से क्या वहां पर भी एडिट्स किए गए हैं, टेम्परिंग हुई है। आपने सिफर को 8 बनाने में, 1 को 9 करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, और जहां नहीं हो सका वहां फ्लूइड का इस्तेमाल कर दिया। तो ये मामलात आप जब सुपीरियर फोरम्स पे जाएंगे, वैसे तो सवाल ये भी है कि सुपीरियर फोरम पे आज भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कह दिया कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना देखें, पार्लियामान की तरफ देखें। तो इसका मतलब है जस्टिस काजी फाइज ईसा भी लाल बत्ती के, ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। उनको ज्यादा जो फिक्र है वो भुट्टो कत्ल केस की है, उनको ज्यादा फिक्र जो है वो मुशर्रफ केस की है। अभी जो हो रहा है, कहते हैं दोजख पे दुनिया उसे जन्नत की पड़ी है। तो मामलात तो ऐसे हैं कि जिसमें लगता ही है कि बहुत से लोगों के दस्ते रास्त बने हुए हैं। दुआ की जरूरत है और दवा भी चाहिए। आई होप कि जो बक रहा हूं जुनू में क्या क्या मैं कुछ ना समझे खुदा करे कोई। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग कुछ लंबा हो गया है, आज सुबह के व्लॉग में इंशाल्लाह कल सुबह में बहुत सारी डिटेल्स इंशाल्लाह लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।